हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अंकित एंड वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो आज हम अपने एमसीक्यू के सेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। पी ब्लॉक से रिलेटेड और बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यूज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपका फर्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर है कि द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज गिवन बिलो, मार्क द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। आपके पास ये चार कंपाउंड्स देखो गिवन दे रखे हैं। एक है आपके पास SO3, दूसरा कंपाउंड है आपके पास SO2, एक आपके पास H2SO4 गिवन है, लास्ट में आपको एक ओजोन कंपाउंड दे रखा है। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। तो अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सर सेंट्रल एटम इज अ सल्फर। तो हाइब्रिडाइजेशन का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, जो आपका सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। मतलब आप देख लो कि इस कंपाउंड में सराउंडिंग एटम कितने, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, सराउंडिंग एटम वही आपको काउंट करने हैं जो सिंगल बॉन्डेड हो, मतलब जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हो। उसके बाद अगर कोई केटायन है तो उसे माइनस कर दो, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उसको आप नेगेटिव कर दोगे, और अगर नेगेटिव चार्ज है कंपाउंड के ऊपर उसको आपको एड ऑन करना है। तो आपका फॉर्मूला बना वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, लेकिन सराउंडिंग एटम वही लेने जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो, माइनस केटायन प्लस एनायन, और जो भी वैल्यू आए बेटा जी उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर मान लो कि ये जो स्टेरिक नंबर आपके पास आया है, हो सकता है स्टेरिक नंबर की वैल्यू 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। अगर 2 आएगी तो एक S के पास जाएगा, दूसरा P, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 पे sp2 हो जाएगा, 4 पे sp3 हो जाएगा, 5 पे sp3d हो जाएगा। ओके, चलो अब चेक करते हैं। पहला कंपाउंड हमें दिया है, मैं इसे रफ कर लेता हूं। पहला कंपाउंड हमारे पास है SO3। सल्फर इसके अंदर सेंट्रल एटम है, और सल्फर अगर सेंट्रल एटम है तो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग में बेटा जी यहाँ पे ऑक्सीजन है, और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ऑक्सीजन एटम जो है वो डबल बॉन्डेड होता है, वो हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे एक भी सराउंडिंग एटम ऐसा नहीं है जो सिंगल बॉन्डेड हो, तो आप इसे 0 लिख सकते हो। ना तो कोई केटायन है, ना ही इस पे एनायन है, अपॉन 2, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 3 का मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp2। ऐसे ही हमने किसका निकाला, SO2 का भी देखो सेम ही रहेगा, 6 प्लस सराउंडिंग एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़ने वाले 0 हैं, अपॉन 2, ये भी स्टेरिक नंबर 3 आया, और जब स्टेरिक नंबर 3 हो तो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक कंपाउंड आपको दे दिया सल्फ्यूरिक एसिड। कभी भी इस तरीके के कंपाउंड आए और आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछे, आप क्या करो, आपको पता है कि सर इसके पास 2 तो H प्लस हैं और एक इसके पास SO4 2 नेगेटिव है, तो आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। इसका हम निकाल सकते हैं बिकॉज यहाँ पे भी सेंट्रल एटम सल्फर है, तो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 होते हैं, ऑक्सीजन 4 जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन को तो आपको 0 कंसीडर करना है। ओके, तो इसे तो हम लिखेंगे ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि सर यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज है, और 2 नेगेटिव चार्ज को मतलब हमें ऐड करना है बिकॉज ये एनायंस हैं, अपॉन 2, ये आपके पास आ गया 8/2 मतलब 4, मतलब यहां से हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या बनेगी, sp3। तो देखो फर्स्ट में जब मैंने निकाला SO3 का sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, ये तो ठीक है ना। SO2 का भी sp2 था, ये भी ऑप्शन ठीक है, बट H2SO4 में भी देखो इन्होंने sp2 दे रखा है, लेकिन जब हमने कैलकुलेट करके देखा तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रही है। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी ही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, चलो नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दिया कि मैच द कॉलम, आपको 2 कॉलम्स गिवन है। कॉलम 1 में आपको नेम दे रखे हैं, और ये सारे के सारे कॉमन नेम्स है कंपाउंड के, और कॉलम 2 में आपको उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है। तो वो आपसे मैच करवा रहा है इसमें कि सर किस नाम से कौन सा फॉर्मूला है। चलो देखते हैं। देखो ये जो H2SO5 है बेटा जी, H2SO5 जो है ये कैरोज एसिड है। ये क्या है, कैरोज एसिड है आपके पास, है ना। और H2S2O8 आपको जो दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं मार्शल्स एसिड। ये क्या है, मार्शल्स एसिड, और ये कॉमन नेम है
इसलिए आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर IUPAC नेमिंग होती इनकी तब तो हम उसको सिखा सकते हैं, लेकिन कॉमन नेम आपको याद रखने पड़ेंगे कि H2SO5 का कॉमन नेम कैरोज एसिड है और H2S2O8 का मार्सेल्स एसिड। अब देखो दो को आपको पता चल गया क्योंकि ये दो बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब आप देखो ऑप्शन के पास जाओ, ऑप्शन जो कैरोज एसिड वाला है बी का मतलब कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट वाला। तो देखो बी का सेकेंड है यहाँ पे बी का थर्ड है और फोर्थ ऑप्शन में भी बी का थर्ड है, तो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। आप दूसरे को भी चेक कर लो कि जो आपका मार्शल्स एसिड सी है उसका कौन सा होना चाहिए, फोर्थ का। तो इसमें देखो मार्शल्स एसिड आपका सी है, सी का कौन सा है, फोर्थ, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो कह रहा है कि मैच, फिर यहाँ पे भी आपको कॉलम्स दे रखे हैं, है ना, और कॉलम्स के साथ साथ दूसरे कॉलम में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है और उसका बेसिक कैरेक्टर एक्सप्लेन करना है। ओके चलो, अब ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमें सबकी निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे H2SO3 है, अगर मैं H2SO3 की बात करूं तो H2SO3 में क्या होगा कि सर ये 2 + x - 6 = 0। अगर यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो बेटा जी +4 आ रही है। H2SO5 में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ऐसी देखो 2 + x - 10 = 0। यहाँ से आ गया आपका x = 8। देखो ये जो आपके पास मार्सेल्स एसिड ही तो था, ये मार्सेल्स एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +8। अब आप इसकी निकालो H2S2O6 की। चलो तो 2 और आपके पास 2 सल्फर है इसलिए 2x - 12 = 0, तो 2x = 10 और x = आपका 5 हो गया। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है इसकी, +5। H2SO4 में निकाल लो ऐसे ही, देखो 2 + x - 8 = 0। यहाँ से हमने निकाला तो x = आपका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। हमने सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली। अब ध्यान से देखो कि अगर मैं सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं तो एक बार चेक कर लेता हूं कि सर जो H2SO3 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4। तो +4 वाला तो देखो एक ही है आपके पास, ओके। उसके बाद +8 वाला, +8 देखो ये +8 है आपका, ये क्या है, ये +8 होगा यार, ठीक है। उसके बाद आपको 5 वाला भी दिखाई दे रहा है, देखो 5 ऑक्सीडेशन स्टेट इधर है और 6 वाला भी आपको दिखाई दे रहा है, 6 ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी इधर। तो आप देख सकते हो कि डाई बेसिक मतलब H2SO4 है, ये आपका क्या हो जाएगा, H2SO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, H2S2O6 वाले की, ओके। और ये जो +8 आई है ये आपकी आई है H2SO5 की और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है आपकी H2SO3 की। तो आप देख सकते हो कि +6 H2SO4 का ऑप्शन कौन सा है, डी का फर्स्ट। तो आप डी पे चले जाओ, डी का फर्स्ट सिर्फ सी ऑप्शन में है, तो देखो आपका सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ओके। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कह रहा है कि सल्फर ट्राईऑक्साइड इज नॉट डायरेक्टली डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब कि हमारे पास जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो सल्फर डाइऑक्साइड को कह रहा है कि डायरेक्टली वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता और डायरेक्टली डिसॉल्व ना होकर वो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं करता। क्यों नहीं करता, डायरेक्टली डिसॉल्व क्यों नहीं होता, वो ये देखते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन है कि SO3 डज नॉट रिएक्ट विद वाटर टू एसिड, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। SO3 में अगर आप वाटर डालोगे तो एसिड बनता है लेकिन डायरेक्टली डिसॉल्व नहीं करते, तो ऑप्शन ए तो इसका यहाँ पे ठीक है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि SO3 गेट ऑक्सीडाइज टू H2SO3 व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि जब आपने SO3 लिया और उसके अंदर वाटर डिसॉल्व करा तो पहले आपका सल्फ्यूरस एसिड बनेगा, ओके। तो ये भी आपका ठीक है और फर्स्ट भी आपका ठीक है, लेकिन हमें इनकरेक्ट बताना है। लास्ट कह रहा है कि इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डेंस फॉग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच इज डिफिकल्ट टू कंडेंस। देखो ये ऑप्शन ध्यान से देखो, इसको देखो ध्यान से। वो कह रहा है कि अगर हम डायरेक्टली सल्फर ट्राईऑक्साइड के अंदर वाटर को डिसॉल्व करेंगे तो वहां पे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा डेंस फॉग बनता है सल्फ्यूरिक एसिड का। मतलब बहुत ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड के गैसेस पार्टिकल्स बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी करते हैं, बहुत डेंस फॉर्म बना लेते हैं उसकी। अगर उन्होंने बहुत ज्यादा डेंस फॉर्म बना ली तो बेटा जी वो कंडेंस होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे। अगर वो कंडेंस नहीं होंगे तो वो लिक्विफाई नहीं हो पाएंगे, तो लिक्विफाई नहीं होंगे तब तक वो एसिड की कंडीशन में नहीं पहुंचेंगे। इसलिए हम सल्फर ट्राईऑक्साइड को डायरेक्टली वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं करते। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं।
नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है कि ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, कौन सा करेक्टली मैच नहीं कर रहा। फर्स्ट है कि एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सल्फर विच इज मोर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। सल्फर की जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है वो मोर स्टेबल है रूम टेम्परेचर पर। कौन सी? देखो सल्फर की 2 होती है, एक रोम्बिक और एक मोनोक्लिनिक। तो रोम्बिक वाली जो है वो रूम टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ये रोम्बिक इसने देखो ऑप्शन में दे रखा है, दैट मीन्स कि ए तो बिल्कुल करेक्ट है ना, मैच कर रहा है। सेकेंड है कि द हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जैसे वाटर है भाई। 16 ग्रुप की अगर हम बात कर रहे हैं तो 16 ग्रुप का हाइड्राइड, और वो भी किसका? ऑक्सीजन का। हाइड्राइड बना आपके पास OH2, और आप जानते हो कि सर ये जो H2O इसके अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास पास आ जाते हैं, और मॉलिक्यूल्स अगर पास पास आ रहे हैं दैट मीन्स इसी वजह से वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है ना, रूम टेम्परेचर पे। तो दैट मीन्स कि ऑप्शन 2 भी इसका ठीक है। ऑप्शन सी देखिए कि द गैस फॉर्म्ड इन द अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय एक्शन ऑफ यूवी रेडिएशन, है ना। वो कह रहा है कि जो नाइट्रोजन है वो आपकी अपर लेयर में फॉर्म होती है, किसकी वजह से? एक्शन ऑफ यूवी रेडिएशन की वजह से। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ना। तो जो नाइट्रोजन गैस है, जब हमारे यूवी रेडिएशन में वहाँ आपको क्या है, ओजोन गैस का डिप्लीशन होता है, उसकी वजह से हमें वहाँ पे क्या है कि नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि द कैटलिस्ट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, हालांकि इस बार के सिलेबस में ये डिलीटेड है कि सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग, बट सल्फ्यूरिक एसिड को जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से ही करते हैं, है ना। वहाँ पे हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज़ करते हैं, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है, सल्फर को लेते हैं, सल्फर का कोई और होगा उसको यूज़ करते हैं, उसको ऑक्सीडाइज करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे। फर्दर ये देखो आपको दे रखा है कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कहाँ यूज़ करेंगे, जब आपका सल्फर को ऑक्सीडाइज करके आपने SO2 बनाया, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करने के लिए, मतलब हम SO3 तक जाना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे V2O5 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। यहाँ पे क्या लेते हैं? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। तो देखो आपका फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, फोर्थ भी ठीक है, सी गलत है, तो सी यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द एप्रोप्राइट ऑप्शन। आपको यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दे रखे हैं, वो ब्लैंक्स आपको फुल करने हैं, वो सारी बातें। देखो स्टेटमेंट सुनो, स्टेटमेंट कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 चार्ज पेपर्स वुड शुगर बाय रिमूविंग। अब ये जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है ये बहुत, मतलब जो आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ये बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो इसका क्या काम होता है, ये रिमूविंग शुगर को वुड और पेपर में से क्या रिमूव करता है, ये वाटर को रिमूव करता है। तो देखो वाटर के 2 ऑप्शन है, पहले में तो ए में भी है और सी में भी है। तो देखो पहली चीज तो वाटर है, आगे देखो इसी में आगे ऑप्शन और भी दे रखे फॉर्म देन इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑयल ऑफ विट्रॉल कहते हैं। तो ऑयल ऑफ विट्रॉल तो देखो लगभग सब में ही है। फिर देखो थर्ड की इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, अभी मैंने बताया था कि सल्फ्यूरिक एसिड को हम मैन्युफैक्चर्ड किससे करते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से, ठीक है। इट इज स्ट्रॉन्ग, और ये क्या है कि H2SO4, देखो H2SO4 जो है हमारे पास ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बात पता कैसे चलती है कि सर कौन सा एजेंट ऑक्सीडाइजिंग होगा, कौन सा एजेंट रिड्यूसिंग होगा, तो इसको हम देख लेते हैं। हमने क्या करा कि सर जब H2SO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली तो +6 थी। आप जानते हो कि सर सल्फर +6 से ज्यादा किसी हाल में नहीं जाएगा। अगर वो +6 से ऊपर नहीं जा सकता दैट मीन्स कि वो खुद को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। +6 से नीचे जा सकता है, +4 में एग्जिस्ट कर सकता है, +2 में एग्जिस्ट कर सकता है। दैट मीन्स कि वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को कम कर सकता है, बढ़ा नहीं सकता, बिकॉज H2SO4 की फॉर्म में वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अगर वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट कम कर रहा है मतलब खुद का रिडक्शन कर रहा है, और जो भी कंपाउंड खुद का रिडक्शन करता है वो दूसरों का ऑक्सीडेशन करा सकता है, और जो दूसरों का ऑक्सीडेशन कराएगा उसी को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो वो क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो कह रहा है डाई बेसिक, बिकॉज उसके पास क्या है H2SO4। आप अगर सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, मतलब इसके पास 2 प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डाई बेसिक। तो देखो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है।
नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखो, कह रहा है कि एक अमॉर्फस सॉलिड है आपके पास X, आपने बर्न करा उसे एयर की प्रेजेंस में, एक गैस बनी Y, जिसको आपने क्या करा, लाइम वाटर से मिल्की कर दिया। ओके, तो दिस गैस डीकलराइज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड KMnO4। ये क्या कर रहा है, जो भी आपके पास गैस बनी, इस गैस ने क्या करा कि KMnO4 का जो एसिडिफाइड सॉल्यूशन था उसको डिस्कलराइज कर दिया। गैस Y रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जो भी गैस Y बन रही है उसने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा और कोई अलग गैस बना ली Z। आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सी है X Y Z। ठीक है, चलो अब देखो, अब हमारे पास क्या है, एक X उसने कहा कि सर एक X है और हम उसे क्या करेंगे, एयर की प्रेजेंस में बर्न, और एयर की प्रेजेंस में बर्न करने का मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं। मतलब यहाँ पे कंबशन का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि एक वाई गैस बन जाएगी। वाई गैस को हमें क्या करना है, लाइम वाटर डालना है इस पे। जैसे ही हम लाइम वाटर डालेंगे वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। अब वो जैसे ही मिल्की हुआ, अब आपने क्या करा है कि जो आपके पास वाई है, इस वाई को फर्दर हमने क्या करा बेटा जी कि एसिडिफाइड मैंने KMnO4 ले लिया, तो उसने क्या कर दिया, इसको कलरलेस कर दिया। इसने क्या करा, इसको कलरलेस कर दिया। और जैसे ही ये कलरलेस हो गया तो अब आपको बताना है कि X Y, और ये जो कलरलेस हुआ ये Z आपको बताना है सारी चीजें क्या क्या है। चलो अब देखो ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, कार्बन। कार्बन बेटा जी आपको अमॉर्फस सॉलिड की फॉर्म में नहीं मिलता, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में मिलेगा। अगर वो डायमंड की फॉर्म में है तो वो किस में, क्रिस्टलाइन में है। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। अब देखो दो ऑप्शन में आपको सल्फर दे रखा है और एक ऑप्शन में आपको फास्फोरस। आप जानते हो सर सल्फर S8 की फॉर्म में मिलता है, फास्फोरस आपको P4 की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब वो कह रहा है कि सर अगर मेरे पास सल्फर है, मैंने क्या करा, एक तरफ सल्फर का कंबशन करा और दूसरी तरफ मैंने लिया फास्फोरस का कंबशन करा। तो बेटा जी जब मैं सल्फर का कंबशन करूंगा तो वो सबसे पहले SO2 फॉर्म करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। तो देखो इसमें आपको दिख रहा है कि बी ऑप्शन में जो सल्फर था, सल्फर ने जब कंबशन करा तो इसने दिखा रखा है कि SO2 बनाए, और डी ऑप्शन में दे रखा है कि सल्फर के कंबशन से SO3 बनाए। तो लगभग आपका डी ऑप्शन गलत हो गया और ए तो पहले से ही गलत था। अब बी और सी ऑप्शन बचे, पहले बी को पढ़ लेते हैं। बी में कह रहा है कि सर सल्फर ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करके SO2 बना लिया, फास्फोरस ने ऑक्सीडेशन करा P2O3 बना लिया। चलो ये बनाया P2O3। अब वो कह रहा है कि जो आपके पास Y बना, X आपका सल्फर हो गया, Y आपका SO2 हो गया। अगर फास्फोरस वाले में जाए तो X आपका फास्फोरस है, Y आपका P2O3 है। लेकिन अब वो कह रहा है कि जो Y बना, इस Y पे आप लाइम वाटर डालिए। इस Y पे आपने क्या करा, लाइम वाटर डाला। तो जब हम इस Y पे लाइम वाटर डालेंगे, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने डाल दिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला बेटा जी, इसने कैल्शियम सल्फेट बना लिया, है ना। इसने क्या बनाया, कैल्शियम सल्फेट। और ये जो कैल्शियम सल्फेट हमारे पास होता है, ये कैल्शियम सल्फेट वाइट PPT टाइप की मिलेगी। तो मतलब कहीं ना कहीं इसने कैसा मिल्की सा सॉल्यूशन बना दिया। अगर मैं P2O3 के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालता हूं तो ये यहां पे ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं बनाता जो मिल्की हो। तो दैट मीन्स कि आपका जो सी ऑप्शन फास्फोरस वाला था वो भी गलत हो गया। इन द एंड बस आपके पास एक ही बचा, वो आपका कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन की सर X आपके पास सल्फर है, X का कंबशन करा, SO2 बना लिया। और वो कह रहा है कि लास्ट में उसने ये भी कहा है कि सर जो SO2 है इसका अगर आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करोगे तो वो क्या बनाएगा, SO3। तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड देखो। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है। वो कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हैलोजन। देखो सबसे पहले अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूं, सबसे पहले अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करता हूं, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है कि सर मेरे पास कोई भी एक ऐसा एटम है जो आइसोलेटेड गैसियस कंडीशन पे है। अगर मैं उस आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को एंटर कराऊं, गेन कराऊं, तो गेन करने पे क्या होगा कि न्यूक्लियस उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्शन की वजह से वहां पे एक एनर्जी रिलीज होगी, बाहर निकलेगी
उसी रिलीजिंग एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जानते हैं। अगर मैं इसकी ट्रेंड की बात करूं, इसके फैक्टर्स की बात करूं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव। मतलब किसी भी एटम का जितना छोटा साइज होगा उसका न्यूक्लियस उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो अकॉर्डिंग टू इट अगर मैं देखूं, यहां पे 3 ऑप्शन आपके पास हैं, एक है क्लोरीन, एक है आपके पास क्लोरीन, एक आपके पास दे रखा है ब्रोमीन, और तीसरा है आयोडीन। आप जानते हो कि सर अगर मैं टॉप टू बॉटम मूव कर रहा हूं तो टॉप टू बॉटम मूव करने में साइज आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब सबसे कम क्लोरीन की, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, मतलब क्लोरीन की सबसे ज्यादा, उसके बाद ब्रोमीन। तो देखो ऑप्शन ए बन रहा है आपका ऐसा, क्लोरीन की सबसे ज्यादा, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, आयोडीन की सबसे कम। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ कंपाउंड बेस्ड ऑन देयर बॉन्ड स्ट्रेंथ। वो पूछ रहा है कि किस कंपाउंड की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। 4 कंपाउंड है, मैं लिख लेता हूं इन्हें। एक आपको HF गिवन है, एक आपको HCl गिवन है, एक आपको HBr गिवन है, और एक आपको HI गिवन है। ध्यान से देखना, अगर ये 4 मेरे पास कंपाउंड है तो अब देखो H जो है, H तो सब में कॉमन है, मतलब H का तो 1s ऑर्बिटल, हर जगह 1s ऑर्बिटल ही ओवरलैप करेगा, है ना, सब जगह 1s। लेकिन अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो देखो फ्लोरीन का 2p आएगा, क्लोरीन का 3p, ब्रोमीन का 4p और आयोडीन का 5p। तो 1s 2p की ओवरलैपिंग होगी एक बार, 1s 3p की ओवरलैपिंग होगी, 1s 4p की ओवरलैपिंग होगी, और 1s 5p की ओवरलैपिंग होगी। मैंने आपको एक बात बताई थी कि सर ओवरलैपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो छोटे छोटे से जो ऑर्बिटल्स होंगे उनकी ओवरलैपिंग अच्छी होती है, बिकॉज उनके न्यूक्लियस पास पास होंगे। जब न्यूक्लियस पास पास है तो आसपास की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, बहुत अच्छे से ओवरलैप कर पाएंगे। तो छोटे ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग सबसे अच्छी होगी। तो सबसे अच्छी ओवरलैपिंग का अंदाजा लगा लो कि सर 1s 2p में होगी। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है कि आपके ऑर्बिटल का साइज बढ़ रहा है। ऑर्बिटल का साइज बढ़ा, ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, और अगर ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी बेटा जी 101% डिक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका हो गया, HF का, उसके बाद HCl का, उसके बाद HBr का, उसके बाद HI का। तो देखो ये आपके पास करेक्ट इसका ऑर्डर है। तो आप देख लो कौन सा वाला ठीक है। इसमें भी ए देखो आपका ठीक बन रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं। ओके चलो, नेक्स्ट दिया है आपको कि द कंपैरेटिवली हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड इज ड्यू टू। वो कह रहा है कि आपके पास एक कंपाउंड है HF, उसने कहा कि सर HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई है अगर मैं बाकियों के कंपैरिजन में देखूं तो। क्वेश्चन इज दैट ऐसा क्यों है। अब देखो कि बॉइलिंग पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है बेटा जी, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा किस पे, मॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। मतलब कि 2 मॉलिक्यूल्स अगर आपस में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो बॉइलिंग का मतलब क्या है कि आपको लिक्विड से वेपर में लेके जाना है, और लिक्विड से वेपर में ले जाने की कहानी क्या है कि जब तक लिक्विड में थे पार्टिकल्स पास पास होंगे, वेपर में ले जाने के लिए उन पार्टिकल्स को मुझे दूर करना है ना जी हाँ, मॉलिक्यूल्स को मुझे दूर करना है। तो अगर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं तो उनको अलग करने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट आपका ज्यादा होगा। इसलिए हम कहते हैं कि सर बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा स्ट्रॉन्ग, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब आप जानते हो कि अगर मैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करूं तो जितने वॉन डर वाल फोर्सेस है वो सारे मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, है ना। चाहे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की बात करें, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन की बात करें, एक और होता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, जिसको हम लंडन डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं, है ना। अब आपने ये तो सारे नाम सुने, एक और आपने नाम सुना होगा मॉलिक्यूलर फोर्सेस में जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स है,
सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, सबसे स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स है। तो आप अगर HF की कहानी देखोगे सर, HF, दूसरा भी HF इसके आसपास घूम रहा होगा, बहुत सारे HF इस तरीके से आसपास होंगे, ध्यान से देखो। अब कहानी क्या है कि सर इस केस में मैं देख रहा हूं कि सर फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और उस मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ आपको दिखाई दे रहा है कि सर हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। तो यहां पे क्या होगा कि फ्लोरीन पर बहुत इंटेंस पार्शियल नेगेटिव होगा और हाइड्रोजन पे बहुत ज्यादा इंटेंस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो कि सर अगर इस हाइड्रोजन पे बहुत ज्यादा इंटेंस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो इसके आसपास देखो कितने सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे हुए हैं। तो ये क्या करेंगे, इसे अपनी तरफ इंटरैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये इसे इंटरैक्ट करेगा, ये इसे इंटरैक्ट करेगा, और इसी इंटरैक्शन को हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या आप इसे कह सकते हो H बॉन्डिंग। तो दैट मीन्स कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि HF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपैरेटिवली, तो आप सीधा सा आंसर करोगे सर दिस इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से HF मॉलिक्यूल बहुत पास में रहते हैं, उनको दूर करने के लिए वी हैव नीड सम एक्स्ट्रा टेम्परेचर, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सर उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? इसका ऑप्शन है हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन, स्मॉल साइज, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऑप्शन सी देखो बिल्कुल करेक्ट है इसका, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ड्यू टू, आपसे कह रहा है कि फ्लोरीन जो है F2 आपके पास जो है, वो कह रहा है कि F2 जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इज ड्यू टू इट्स, उसने उसके बाद स्पेस छोड़ रखा है, उसके बाद लिखा है डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब आप अगर फ्लोरीन की बात करो तो देखो फ्लोरीन इस तरीके से होता है, ठीक है। फ्लोरीन के पास कहानी क्या है कि सर ये मेरे पास एक फ्लोरीन का न्यूक्लियस और इसका आउटर मोस्ट शेल ही कंसीडर कर लो। आउटर मोस्ट शेल में भी इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा फ्लोरीन भी यही है, उसके आउटर मोस्ट सेल में भी 7 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान से देखो, अब इन्होंने क्या कर रखा है, एक दूसरे से बॉन्ड बना रखा है, ये इनका बॉन्ड बना हुआ है। ओके, अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि सर रिएक्टिविटी ज्यादा क्यों है? रिएक्टिविटी कब ज्यादा होगी? जब फ्लोरीन दुखी होगा, अनस्टेबल होगा। भाई कोई भी चीज रिएक्टिव कब होगी? जब वो अनस्टेबल है। तो दैट मीन्स कि F2 कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। वो स्टेबल क्यों नहीं है कि सर F2 ने सिंगल बॉन्ड तो बना रखा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके जो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो 7 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को बेटा जी रिपेल करते हैं, उनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। रिपल्शन की वजह से जो इनका सिग्मा बॉन्ड है वो थोड़ा सा वीक रहता है, वो टूटने को तैयार बैठा है। इसलिए अगर वो टूटेगा तो ये F जो है वो कहीं ना कहीं रिएक्टिंग करेंगे, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो दैट मीन्स कि ये जो FF का बॉन्ड है, अगर मैं इसकी डिसोसिएशन एनर्जी की बात करूं तो इसकी डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम होती है, तभी वो बॉन्ड इजी टूट जाता है। कम क्यों है? ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो पहले वाले ब्लैंक में तो आप लो फिल कर लो, तो देखो लो 2 में है, ए ऑप्शन में भी लो दे रखा है, सी में भी, तो बी तो आपका कैंसिल आउट हो गया और डी भी आपका कैंसिल आउट हो गया। दूसरा कह रहा है कि इट शो ओनली डेस ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपको पता है कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन एंटायर पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पीरियोडिक टेबल में अगर वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसे कितने इलेक्ट्रॉन लेने हैं अपना कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट करने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन। अब उससे ज्यादा तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो कोई ऐसा एटम तो नहीं होगा जो उससे अपोजिट इलेक्ट्रॉन ले ले, नहीं, वो हमेशा जितने भी एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल सबसे इलेक्ट्रॉन लेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसलिए वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो ऑप्शन ए जो था उसमें -1 आपको गिवन है, ऑप्शन बी में +1। तो देखो ऑप्शन सी भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो बी और डी पहले से ही गलत थे, सी आपका ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से गलत हो गया। तो देखो ऑप्शन ए यहां पे बिल्कुल आपका एकदम करेक्ट है ना। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है कि द प्रॉपर्टी ऑफ हेलोजेंस व्हिच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही। चलो सबसे पहले कहा कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है हमारी, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है।
तो अगर मेरे पास जो 4 एलिमेंट दे रखे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो अगर मैं टॉप टू बॉटम मूव करूंगा, अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो देखो टॉप टू बॉटम जाने में साइज आपका क्या हो रहा है बेटा जी, इंक्रीज हो रहा है। अगर टॉप टू बॉटम जाने में साइज इंक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है एंड देयर इज नो एक्सेप्शन इन दिस केस। ओके, अब सेकंड देखो, आपको दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है सर टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड इटसेल्फ। मतलब किसी भी एटम के पास एक पावर है, एक टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करने की, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो कब ज्यादा होगी? अब मान लो कोई एटम आपके पास ये है जिसका साइज छोटा सा है और कोई ऐसा है जिसका साइज बहुत बड़ा है। अब जो छोटे साइज वाला आपके पास एटम है वो अगर कहीं उसके आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम रही होगी तो कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है? जिसका साइज छोटा है, बिकॉज छोटे साइज का एलिमेंट अपनी न्यूक्लियर पावर ज्यादा लगा सकता है दूसरे एलिमेंट्स के ऊपर। तो दैट मीन्स साइज छोटा होना चाहिए सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। तो देखो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, मतलब ऑप्शन बी भी आपको करेक्ट दे रखा है। अब कह रहा है डेंसिटी, और डेंसिटी हम जानते हैं कि सर डेंसिटी का मतलब क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह कि सर डेंसिटी का जो प्रायोरिटी फैक्टर है वो मास ही है। अगर मास कहीं इक्वेट कर जाए, मास सबका बराबर हो, तब आप वेलोसिटी के अकॉर्डिंग जाओगे, सॉरी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जाओगे, है ना। तो सबसे पहली प्रायोरिटी मास है। तो देखो आप यहां पे जा रहे हो टॉप टू बॉटम नीचे जा रहे हो तो साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक मास भी क्या होता है? बढ़ता है। और अगर एटॉमिक मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी आपकी क्या होगी? बढ़ेगी। तो देखो ऑप्शन सी भी इसमें ठीक दे रखा है। आयोडीन की डेंसिटी सबसे ज्यादा, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन और लास्ट में किसकी है? फ्लोरीन की। अब यहां देखो कि सर जो लास्ट ऑप्शन आपका है, हालांकि यही बचा, फिर भी चेक करते हैं कि सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये 4 आपको गिवन है। ओके, यहां पे क्या है कि सर इसने दे रखा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हालांकि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो भी आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रहती है साइज के एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी किसके? जेड इफेक्टिव के। ये कहानी हमारे पास रहेगी। अगर इसके अकॉर्डिंग सोचूं तो सर, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग सोचूं तो क्या कहानी होनी चाहिए कि फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और देन आयोडीन। देखो ऑप्शन भी यही दे रखा है तो इसका मतलब तो ये भी ठीक है, लेकिन नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में यहां पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि सर फ्लोरीन देखो ये रहा, छोटा सा होता है फ्लोरीन, ये छोटू से हमने एक फ्लोरीन बना लिया। इसके छोटे से साइज में 7 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, 2, 4, 5, 6 और 7। ये मेरे पास क्या है? ये क्लोरीन है। ध्यान से देखो, ये मेरे पास क्या है? क्लोरीन। अब क्लोरीन का साइज फ्लोरीन के कंपेयर में तो बेटा जी ज्यादा है और इसके उसी साइज में 7 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हमें इलेक्ट्रॉन को गेन करना होता है। तो यहां पे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन जब ये वाला न्यूक्लियस करने की कोशिश करे या इलेक्ट्रॉन को गेन ये वाला न्यूक्लियस करने की कोशिश करे, तो जब फ्लोरीन आपका, ये फ्लोरीन है, ये आपका क्लोरीन है, जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा, हालांकि इसकी टेंडेंसी ज्यादा है बिकॉज इसका न्यूक्लियस पास है, लेकिन जैसे ही बेटा जी ये पास आएगा, इस छोटे से साइज में इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही दुखी थे, पहले से ही परेशान थे, वो कहेंगे कि एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो उसको ये रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे पूरी तरीके से, इसे आने नहीं देंगे। मतलब फ्लोरीन की कैपेसिटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, लेकिन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से उसकी टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है। क्लोरीन के पास इनफ सफिशिएंट साइज है जिसकी वजह से वो आराम से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन दूर दूर है, इतने परेशान नहीं है, तो ये जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है इसको इतना ज्यादा रिपेल नहीं करेंगे। इसलिए ऑर्डर में थोड़ा सा चेंज होगा कि सर क्लोरीन की सबसे ज्यादा हो जाएगी, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो देखो ये इसका करेक्ट ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। दैट मीन्स कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट मैच्ड नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये ऑप्शन आपको टिक करना है कि ये मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हैलोजेंस। हैलोजेंस को लेके आपको करेक्ट स्टेटमेंट देना है। ओके, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हैलोजेंस इज इन द ऑर्डर ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर है वो ये है। अभी पढ़ चुके हैं सर ये ऑर्डर तो नहीं होता, अब आपको करेक्ट बताना है इसमें। तो देखो ये तो इनकरेक्ट है, ये वाला क्या हो गया आपका? इनकरेक्ट हो गया। सेकंड कह रहा है वो कि HF इज स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोलिक एसिड। HF बहुत अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है।
है ना। HF बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड है। चलो ये भी ठीक है। अगर देखो यहाँ पे हमने कंपेयर करा कि सर एक HF है, एक HCl है, एक हमारे पास HBr है और एक हमारे पास HI है। अगर आपको एसिडिटी की कहानी देखनी है तो आप सबके प्रोटॉन निकाल दो। यहाँ F नेगेटिव, इसका प्रोटॉन निकाला, Cl नेगेटिव, इसका निकाला Br नेगेटिव, इसका निकाला I नेगेटिव। अगर मैं HF की बात करूं तो HF हमारे पास दोनों फॉर्म में मिलता है। आपने देखो HF को आपने गैस फॉर्म में देखा होगा। अब दिक्कत क्या है कि सर HF फ्लोरीन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो इनके कंपैरिजन में कम स्टेबल है, तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज होता है आयोडीन पे। तो HI यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो HF इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट दे रखा है। स्ट्रॉन्ग ठीक है आप कह सकते हो, बट स्ट्रॉन्गेस्ट कहना बिल्कुल ठीक नहीं है, बिकॉज HI का उससे ज्यादा है, फिर उससे HBr का भी ज्यादा है, मतलब HCl भी उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट वाली टर्म यहां पे डाइजेस्ट नहीं होगी, इसलिए ये ऑप्शन बी भी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट है। थर्ड कह रहा है कि F2 हैज लोअर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देन क्लोरीन। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो होती है, बिकॉज फ्लोरीन के पास छोटे छोटे से 2 एटम्स हैं और उनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपल्शन करते हैं, जिसकी वजह से उसका बॉन्ड इजीली टूट जाता है। दैट मीन्स कि उसकी डिसोसिएशन एनर्जी कम है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है आपका, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन ही तो छाटना था मैं यहाँ पे, तो करेक्ट है ये आपका ऑप्शन, ठीक है। देखो ये कह रहा है ऑल हेलोजन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई फ्लोरीन क्लोरीन ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं, तो ये वेरिएबल का मतलब एक से ज्यादा, बहुत तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये भी इसका गलत है, मतलब ऑप्शन सी यहाँ 100% करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन व्हेन Br2 इज ट्रीटेड विद NaF, NaCl, Na। आपके पास देखो 3 टेस्ट ट्यूब गिवन है, एक में आपने NaF भर रखा है, दूसरे में NaCl है और तीसरे में आपके पास NaI है। मैंने क्या करा है कि इसके अंदर ब्रोमीन 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 तीनों चीजें फिल कर ली। आपको बताना है कि सर ब्रोमीन, अब देखो क्वेश्चन पढ़ लो, ट्रीटेड विद, वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी टेस्ट ट्यूब को ट्रीट करेगा Br2। देखो ये जो रिएक्शन है एक्चुअल में ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, आपका हैलोजन एक्सचेंज होगा। यहां क्या होगा बेटा जी, आपका हैलोजन एक्सचेंज होगा। अब एक बात ध्यान रखना कि सर हैलोजन वही एक्सचेंज होगा, मान लो कि यहां पे आपके पास एक तरफ दे रखा है NaF और यहां पे क्या है मेरे पास Br2, यहां पे क्या है NaCl, यहां पे क्या है Br2, एक है आपके पास NaI, यहां पे क्या है आपके पास Br2। तो देखो Br2 ट्रीट कब कर पाएगा, जब ये ज्यादा रिएक्टिव होगा इन कंपैरिजन टू दैट फ्लोराइड। Br2 तब ट्रीट कर पाएगा जब इससे भी ज्यादा रिएक्टिव हो। Br2 तब ट्रीट कर पाएगा जब इस कंपाउंड से भी ज्यादा रिएक्टिव हो। तो आप जानते हो सर Br2 ब्रोमीन जो है वो सिर्फ आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसमें सिर्फ आयोडीन वाले को ही ट्रीट कर सकता है, फ्लोरीन और क्लोरीन को ट्रीट नहीं कर सकता, है ना। तो फ्लोरीन को तो इनमें से कोई ट्रीट नहीं करेगा। क्लोरीन को अगर ट्रीट करना है तो फ्लोराइड डालो, ब्रोमाइड को अगर करना है तो फ्लोराइड क्लोराइड दोनों से हो जाएगा, मतलब जो मोस्ट रिएक्टिव है वही सब्स्टिट्यूट कर पाएगा। तो दैट मीन्स आप देख सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है कि ओनली I2, सिर्फ I2 आपका होगा इसके अंदर, जो कि आपको Z लिबरेट करेगा। ओके चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो कह रहा है कि द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 हुज हाफ लाइफ इज इन मिलियन सेकेंड्स ओनली, मतलब बहुत, देखो कितना शॉर्ट टाइम है। हाफ लाइफ का मतलब कि अगर आपने 1 ग्राम रखा है तो इतने सेकंड में, 1 मिली सेकेंड में वो 0.5 ग्राम रह जाएगा, आधा वो अपने आप बेटा जी क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा अपने आप, कुछ नहीं करोगे आप, उसको कहते हैं हाफ लाइफ। मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर अपने अमाउंट का आधा रह जाता है उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं, और किस टाइम में वो आधा रहा है उसको हम हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। तो आपको हाफ लाइफ टाइम देखो ये दे रखा है मिली सेकेंड। तो ये एक लर्निंग क्वेश्चन है, इसमें जो है आपका TS आंसर हो जाएगा। TS एक ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, है ना, क्योंकि ये बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, अपने आप को डिके कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्लोरीन इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन जो है वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पहले हम समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। फ्लोरीन इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फ्लोरीन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है कि सर जो
सेल्फ का तो रिडक्शन करे, सेल्फ का क्या करता है, सेल्फ का तो सर रिडक्शन करता है, और दूसरों का क्या करेगा, जो दूसरे होंगे जो इसके आसपास होंगे उनका ये ऑक्सीडेशन करता है। तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो खुद का हमेशा रिडक्शन करेगा और दूसरों का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब यहां देखो कि वो कह रहा है कि फ्लोरीन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइज, मतलब फ्लोरीन दूसरों का ऑक्सीडेशन बहुत अच्छे से करता है और खुद का क्या करता है, बहुत अच्छे से रिडक्शन करता है। तो वो कह रहा है कि क्यों, तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कोई लेना देना नहीं, ऐसे भूल जाओ। रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ए और डी तो कट गया। अब उन्हें रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है कि रिडक्शन करने की टेंडेंसी, रिडक्शन करने की टेंडेंसी, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन पोटेंशियल आपको क्या बताएगा, रिडक्शन पोटेंशियल आपको क्या बताएगा, रिडक्शन पोटेंशियल आपको बताएगा कि सर क्या है, इट इज अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको क्या बताता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको बताता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी क्या है। ओके, अब आप देखो कि सर वो कह रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद का वो रिडक्शन करना चाहता है। तो रिडक्शन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है। तो ऑब्वियसली कि जिसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वो गेन करेगा, जिसकी कम होगी वो कम करेगा। तो फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन के गेन करने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी, मतलब रिडक्शन भी वो अच्छे से करेगा। जब खुद का रिडक्शन अच्छे से करेगा तो दूसरों का ऑक्सीडेशन अच्छे से करेगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये देखो स्टेटमेंट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। ऑल द ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस आर पावरफुल ऑक्सीडेंट, जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं हैलोजन के वो बहुत पावरफुल ऑक्सीडेंट्स होते हैं। द कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर नॉट कॉल्ड ऑक्साइड्स बट फ्लोराइड्स। मतलब अगर ऑक्सीजन, देखो इसको सुनो, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का कोई कंपाउंड बन रहा है, मान लो OF2 बन गया, तो वो कह रहा है कि अब ये ऑक्साइड नहीं रहा, ये जो आइड आप लगाते हो ना, आइड आप उसके साथ लगाते हो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ लगाते हो। अगर आपके पास H2O था तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोड था तो ये ऑक्साइड था। अगर अब आपका F2O है तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्साइड ना रहेगी, क्या है, फ्लोराइड है। ये बात याद रखना, ये क्या है, फ्लोराइड। तो ऑप्शन ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी देख लेते हैं। फ्लोरीन फॉर्म ऑक्सो एसिड, फ्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स नहीं बनते है ना। ऑक्सो एसिड्स में क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम अटैच होता है किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। लेकिन ऑक्सो एसिड में तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। अगर आप हेलोजन लोगे, फ्लोरीन लोगे, तो वो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, इसलिए वो ऑक्सो एसिड्स नहीं बनाते, वो ऑक्सो एसिड नहीं बनाते। दैट मीन्स कि ये आपका करेक्ट है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको यही बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिपेयर Cl2 गैस एट रूम टेम्परेचर। इनमें से कौन सा मेथड या कौन सा केमिकल हम यूज कर सकते हैं जो Cl2 क्लोरीन गैस को फॉर्म करे एट रूम टेम्परेचर पर, वो भी कैसे, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। देखो HCl जो है, HCl से आपको क्या बनाना है, Cl2 बनाना है। तो बेटा जी HCl से Cl2 कब बनेगा, कब बनेगा, जब आप इस पर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो। मैंने KMnO4 डाल दिया तो KMnO4 HCl में कन्वर्ट होता है और इसके साथ यहाँ पे MnO2 नेगेटिव, Mn+2 निकालता है। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या निकालेगा, Mn+2 बनाएगा, है ना। इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं बैलेंसिंग के थ्रू, लेकिन हमारा काम इतने से चल जाएगा कि HCl का ऑक्सीडेशन कौन कराता है, KMnO4। और जब HCl का ऑक्सीडेशन होता है तो वो Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो कि इफ क्लोरीन इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इन वाटर, वो कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड का एक सॉल्यूशन है मेरे पास वाटर के अंदर, मैंने आपने यहाँ पे वाटर ले लिया और वाटर के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड डाल दिया, तो कह रहा है कि द सॉल्यूशन टर्न टर्बिड ड्यू टू द
फॉर्मेशन ऑफ, तो जब भी ऐसा होगा तो वहाँ पे आपका एक सल्फर का प्योर एटम बनेगा सल्फर, तो सल्फर होने की वजह से वो कैसा हो जाएगा, टर्बाइड हो जाएगा। तो इसमें देखो फ्री क्लोरीन नहीं है, नेसेंट ऑक्सीजन नहीं है, फ्री सल्फर। जब भी फ्री सल्फर मिलेगा तो आपका इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि आप ब्लैक पाउडर व्हेन हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl गिव्स अ ग्रीनिश येलो गैस, द गैस एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग एजेंट। वो कह रहा है कि सर सबसे पहले एक ब्लैक पाउडर है, तो इनमें अगर आपको मैं बता दूं, देखो KClO3 तो ब्लैक नहीं होता, MnO2 आपका एक ब्लैक पाउडर है, तो ऑप्शन डी भी आपका यहां से कट जाएगा, ऑप्शन ए भी कट जाएगा। तो ये रखना, ये ब्लैक कलर का ब्लैक पाउडर होता है। तो वो कह रहा है कि एक ब्लैक पाउडर है, मैंने लिख दिया कि सर वो MnO4 है, MnO2 है, सॉरी MnO2 है, और उसको हीट कर रहे हैं हम किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ। वो ग्रीनिश कलर की येलो गैस दे रहा है, वो Cl2 गैस बन रही है। ये Cl2 आपकी जो है ये ग्रीनिश येलो गैस होती है, ग्रीनिश येलो गैस आपके पास ये होगी। अब वो कह रहा है कि जो गैस आपकी बनी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करेगी ब्लीचिंग एजेंट। अब जो आपके पास ये जो गैस बनी है, ये गैस आपकी ऑक्सीडाइजिंग और ब्लीचिंग एजेंट, तो क्लोरीन को आप ऑक्सीडाइजिंग और ब्लीचिंग एजेंट दोनों की तरह यूज करते हैं। विच इट इज पास्ड ओवर द स्लैग्ड लाइम, जब आप इसे स्लैग्ड लाइम में डालोगे, आपने क्या करा, Cl2 लिया और Cl2 को हमने क्या करा, स्लैग्ड लाइम में डाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, तो बेटा जी एक व्हाइट पाउडर इज फॉर्म्ड विच इज रेडी टू सोर्स ऑफ ग्रीनिश येलो गैस, द ब्लैक पाउडर एंड व्हाइट पाउडर इज। अब यहाँ पे देखो, आपको याद होगा स्लैग लाइम में अगर आप Cl2 डालोगे तो बनता है ब्लीचिंग पाउडर, तो बनता है आपके पास ब्लीचिंग पाउडर, मतलब CaOCl2। तो देखो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन MnO2, ऑप्शन बी ठीक है। देखो इसमें MnO2 भी बन रहा है और उसके साथ साथ ब्लीचिंग पाउडर भी, CaC ये बन गया, CaOCl2, ठीक है। तो ये आपके पास इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने अपने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करे, और इसी तरीके से हम आगे भी अभी कुछ क्वेश्चंस इसमें करेंगे, फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप बस इनकी प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस की, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बिकॉज मैं यहाँ पे आपको सिर्फ टिक नहीं लगवा रहा कि इसका आंसर ये है, मैं आपको कॉन्सेप्चुअली वो चीज़ें भी समझा रहा हूँ कि इसका आंसर ये क्यों है। तो अगर आप इसको प्रॉपरली वॉच करोगे तो उससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट भी ब्रशअप हो जाएंगे, है ना। तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपने बस एक बार चैप्टर पढ़ लिया, उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट रिवाइज होते चले जाएंगे, क्वेश्चंस करने की ट्रिक आपको पता चल जाएगी, तो आप एग्जाम्स में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय बाय।